सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक के बाद दूसरी बुरी खबर। न्यूजीलैंड के अचानक दौरा मंसूख करके जाने के बाद अब इंग्लैंड ने भी पाकिस्तान आकर खेलने से माजरत कर ली है। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि दौरे के लिए खदशात हैं। इंग्लैंड की मेंस और विमेंस टीम को अक्टूबर में पाकिस्तान का दौरा करना था, जिसको हम मनसूख कर रहे हैं। फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए मायूस कुन होगा, जो मुल्क में बैनुल अक़वामी क्रिकेट की बहाली के लिए मुस्तकिल अनथक कोशिशों में मसरूफ है। खिलाड़ी पहले ही कोविड जैसी मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में खिलाड़ियों को मजीद दबाव में नहीं डाल सकते। ईसीबी ने अपने बयान में यह भी कहा है कि पीसीबी ने इंग्लैंड क्रिकेट का बहुत साथ दिया है, जो दोस्ती की एक आला मिसाल है। हम अपने इस फैसले पर पीसीबी से माजरत ख्वाह हैं। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के इस फैसले के बाद अब ये खदशात भी हैं कि 2022 में 24 साल बाद पाकिस्तान आने वाली ऑस्ट्रेलियावी टीम भी शायद पाकिस्तान ना आए। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान का आखिरी दौरा 1998 में और न्यूजीलैंड ने 2003 में किया था। 11 सितंबर को 18 साल बाद पाकिस्तान आने वाली न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को गैर मामूली सिक्योरिटी फराहम की गई थी। सिविलियन इदारों, पुलिस, रेंजर समेत पाक फौज और एसएसजी कमांडोज भी सिक्योरिटी के लिए तैनात थे। न्यूजीलैंड का सिक्योरिटी वफ्द 4 महीने से पाकिस्तान में मौजूद था। खुद न्यूजीलैंड के कप्तान पाकिस्तान के हालात और वाली सिक्योरिटी पर इत्मीनान का इजहार कर चुके थे। क्या कहा था उन्होंने, जरा ये सुनिए। न्यूजीलैंड के कप्तान यहाँ पर क्रिकेट एंजॉय कर रहे थे, सिक्योरिटी भी भरपूर और बेहतरीन थी। इन सब के बावजूद पहला वनडे शुरू होने से थोड़ी ही देर पहले न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने सिक्योरिटी खदशात को जवाब बनाकर पाकिस्तान का दौरा अचानक खत्म करने का ऐलान कर दिया और यहाँ से चलते बने। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म को फ़ोन किया, यकीन दहानी करवाई कि मेहमान टीम को कोई थ्रेट नहीं है, लेकिन फिर भी न्यूजीलैंड ने दौरा मनसूख करके जाने में ही आफियत जानी। एक तवील अरसे बाद होने वाली 2 तरफा सीरीज़ की पाकिस्तान में क्रिकेट की मुकम्मल वापसी के लिए अहमियत अपनी जगह पर थी। मैच से चंद लम्हे कबल दौरा मनसूख होने से पाकिस्तान क्रिकेट को शदीद धचका पहुंचा, क्योंकि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने भी अब सिक्योरिटी माहिरीन से मुशावरत करने के बाद इंग्लैंड की टीम ने आने से इनकार किया और ऑस्ट्रेलिया के लिए भी खदशात अब मौजूद हैं। न्यूजीलैंड की टीम पूरा 1 हफ्ते और टूर कैंसिल करने के 1 दिन बाद तक पाकिस्तान में मौजूद रही। मैच से महज 1 घंटा पहले अचानक दौरे की मनसूखी ने बहुत सारे शकूक व शुबहात को जन्म दे दिया है। न्यूजीलैंड ने जिस थ्रेड को दौरा ख़त्म करने का जवाब बनाया, अगर हम इस पर नज़र डालें तो बड़ी आसानी से ये समझा जा सकता है कि सारे मामले के पीछे किसका हाथ है। न्यूजीलैंड की हुकूमत को पाकिस्तान में क्रिकेट टीम के खिलाफ थ्रेड की इत्तला 5 आइज़ की जानिब से दी गई। 5 आइज़ अमरीका, बरतानिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा पर मुश्तमिल इंटेलिजेंस शेयरिंग इत्तेहाद है। 5 आइज़ अलायंस नामी इत्तेहाद अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के माबैन इंटेलिजेंस को शेयर करता है और ये एक मुआहदा है। दूसरी आलमी जंग के दौरान अमेरिका और बरतानिया का इंटेलिजेंस के तबादले का यह मुआहदा हुआ, जिसमें बाद में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को भी शामिल कर लिया गया। इस इत्तेहाद को बाद में 5 आइज़ का नाम दिया गया। ये सर्द जंग के दौरान सोवियत यूनियन की निगरानी और क्लासिफाइड इंटेलिजेंस के तबादले के एक तरीक़ेकार के तौर पर शुरू हुआ था। इसे अक्सर दुनिया का सबसे कामयाब इंटेलिजेंस इत्तेहाद भी कहा जाता है। इस इत्तेहाद में सबसे पावरफुल माना जाता है क्योंकि उसकी ताकतवर कंप्यूटराइज जासूसी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाता है, जबकि इसमें दूसरा नंबर बरतानिया का आता है, जिसकी रिवायती इंसानी इंटेलिजेंस को इस्तेमाल किया जाता है। और यह हिकमत अमली साबिक सोवियत यूनियन, यूरोप और मशरिक़ वस्ता में बखूबी काम कर रही है। तो 5 आइज़ की जानिब से न्यूजीलैंड की हुकूमत को थ्रेट की इत्तला दी गई, जिसके बाद न्यूजीलैंड की हुकूमत ने इस दौरे को ख़त्म करने का ऐलान किया और फौरी तौर पर टीम को वापस बुलवा लिया। और उसके बाद अब इस पर सोने पे सुहागा ये हुआ कि इंग्लैंड की टीम ने भी पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया और ये क्रिकेट फैंस के लिए और पूरे पाकिस्तान के लिए एक और बुरी खबर है। पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली कैसे मुमकिन है, ये पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज के लिए कितना बड़ा नुकसान है। अगले साल ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान आना है, वो आएगी या नहीं आएगी, ये तमाम सवालात हमारे सामने मौजूद हैं, जो हम मुल्क के टॉप क्रिकेटर्स और सियासतदानों के सामने भी रखेंगे। इस वक्त मुश्ताक अहमद साहब, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, हमारे साथ मौजूद हैं। इंग्लिश टीम के स्पिन बॉलिंग कोच भी रह चुके हैं। तो मुश्ताक साहब, ज़ाहिर है यकीनन बहुत ही मायूसी की सूरत हाल है तमाम पाकिस्तानियों के लिए। आप भी मायूस होंगे। इंग्लैंड की टीम के साथ आप काम भी कर चुके हैं, वो स्पिन बॉलिंग कोच की हैसियत से वो पाकिस्तान नहीं आ रहे। न्यूजीलैंड के बाद उन्होंने भी आने से मना कर दिया। क्या तासुरात हैं आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मुझे पहले ही डाउट था, जितना मैंने इनके साथ काम किया हुआ है, और इसकी वजह ये सिर्फ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब भी इनके कोई इंटरेस्ट नहीं होते तो दे पुल आउट।
अब पाकिस्तान ने रिसेंटली, जब 2 साल पहले मैं भी टीम के साथ गया था, टूर किया था, जब मिसबाह और वकार थे कोच और मैं भी इनके साथ एज ए मेंटोर, एज ए स्पिन बॉलिंग कोच गया था, तो वहाँ पे कोरोना से बहुत ज़्यादा अमवात हो रही थी। उसके बावजूद पाकिस्तान टीम ने वहाँ पे टूर किया और वो फाइनेंशियली ईसीबी उस वक्त बहुत डाउन थी, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड जो था। उस वक्त जाके हमने 3 टेस्ट मैच खेले और वनडेज खेले, और जहाँ पे वाकई 4 डे क्रिकेट भी खेली। अब ये इनको याद रखना चाहिए, जबकि पाकिस्तान में 3.5-4 साल से क्रिकेट चल रही है और अल्लाह के फजल करम से श्रीलंका की टीम, वेस्ट इंडीज की टीम, साउथ अफ्रीका की टीम, सारी टीमें आ चुकी हैं और पीएसएल आ गया है, सारी दुनिया के प्लेयर आके खेल रहे हैं यहाँ पे। उसके बावजूद अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ। अगर न्यूजीलैंड आके मैच वाले दिन वापस चले जाती है तो मैं ये 3-4 दिन से आई एम वेरी हर्ट। मैं नॉर्मली ऐसी बात नहीं करता, मगर मुझे ये तकलीफ इसलिए हो रही है कि ये क्यों ऐसा इन्होंने किया, जबकि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज दुनिया की मानी हुई सिक्योरिटी एजेंसीज हैं और वो कह रही हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान भाई ने उनको गारंटी दी है कि जी ऐसा कोई मसला नहीं, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज पूरा आपको सपोर्ट करेंगी। और पिछले 3.5-4 साल से हमारा रिकॉर्ड देखें कितना तगड़ा है। इसके बावजूद अगर आप ये क्रिकेट नहीं खेलते तो पाकिस्तान की रिस्पेक्ट ये करते ही नहीं है। जब हमें चाहिए होते, जब हमारी जरूरत पड़ती है तो हम ये बुला लेते हैं, और जब हमें इनकी जरूरत पड़ती है तो दे रन अवे। तो यहाँ से साफ पता चलता है कि वी हैव टू स्टैंड फर्म विद देम एनीमोर नाउ। इनके साथ अब इनके साथ फर्म होकर बात करनी अगर कोई सिक्योरिटी थ्रेट होती भी है तो अपने के लिए, तो फिर जो लोकल सिक्योरिटी फोर्सेज होती हैं वो उनका काम होता है। ये वाकई कोई थ्रेट थी या इसके पीछे कहीं कोई आप पॉलिटिकल मूव या पॉलिटिकल दबाव कोई महसूस कर रहे हैं कि न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट को या न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड को किसी ने पॉलिटिकली प्रेशराइज किया हो और पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए ये दौरा मुलतवी कराया हो? क्या समझते हैं आप, वाकई थ्रेट थी? ये सिक्योरिटी अगर थ्रेट्स है तो शेयर करें ना इन्फॉर्मेशन। एक तरफा फैसला करके देखें, अब पाकिस्तान न्यूजीलैंड जाती है या इंग्लैंड जाती है खेलने, और खेलने जाने से जाके वहां पे जाके कहते हैं कि जी मैच से एक दिन पहले कहते हैं आपके टीवी राइट्स बिक जाते हैं, आपकी टिकटें बिक जाती हैं, आपकी स्पॉन्सरशिप बिक जाती है। जब आप एक दिन पहले आप कह देते हैं कि जी हमारे प्लेयर्स को थ्रेट्स हैं, हम आपसे इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते, तो जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि इंग्लैंड की जो गवर्नमेंट है, इंग्लैंड की जो एजेंसीज हैं, उनके ऊपर क्या गुजरती होगी। अगर वो हमें सिक्योरिटी का पूरा गारंटी दे रहे हैं और उनको पता है, इसके बावजूद अगर हम वहां से वापस आ रहे हैं तो मॉरली ये कोई अच्छी बात है? इस तरह तो जिंदगी हम मूव ऑन ही नहीं कर सकते। आप देखें ना कि सबसे बड़ी मॉरली बात यह है कि हमारे ऊपर कितना प्रेशर होगा, जब हमारी एजेंसीज के ऊपर कितना प्रेशर होगा, जब ऑनरशिप लेनी पड़ेगी, जब हम जो कह रहे हैं कि जी कोई ऐसा मसला नहीं है, हमारी एजेंसी ने कह दिया, सिक्योरिटी एजेंसीज ने कह दिया कोई मसला नहीं है, देन यू हैव टू रिलाई, देन यू हैव टू ट्रस्ट अस। तो आई थिंक ये ओवरऑल देखा जाए तो ये वही बात हो गई कि ये कोई जवाज के बगैर आप टूर को कैंसिल नहीं कर सकते। इसमें आईसीसी को आके जंप इन करना पड़ेगा। आईसीसी एज ए इंटरनेशनल काउंसिल जो है क्रिकेट की, उनको चाहिए कि वो आके सारे क्रिकेट बोर्ड से बात करें। दे शुड स्ट्रेट वे मीटिंग होनी चाहिए दुबई में इस वक्त, और दुबई में मीटिंग करके उनके क्रिकेट बोर्ड्स को बुला के उनसे बात करनी चाहिए। लेकिन मुश्ताक साहब, ज़ाहिर है न्यूजीलैंड वापस गई, आईसीसी एक्शन नहीं लिया, इंग्लैंड ने भी दौरा कैंसिल कर दिया। ये सिर्फ हाल का नुकसान नहीं है, ये तो मुस्तकबिल का भी नुकसान है। अभी 2022 में ऑस्ट्रेलिया की टीम को भी आना है, वो 24 साल बाद पाकिस्तान आ रही है, और अब इन दोनों टीमों के बाद बहुत मुश्किल है, और इस बात का खदशा है कि ज़ाहिर ऑस्ट्रेलिया भी आने से मना कर देगा, तो ये खुद पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ा नुकसान है। पाकिस्तान में एक तरह से क्रिकेट के दरवाजे बंद ही हो जाएंगे। जब दुनिया की ये 3 टॉप टीमें नहीं आएंगी तो दूसरी टीमें पाकिस्तान मुस्तकबिल में कैसे आएंगी? ये तो अगले 6-8 माह या शायद 1-2 साल के लिए फिर बड़ा मुश्किल वक्त आने वाला है पाकिस्तान क्रिकेट पर। देखिए मैं अगले 3 दिन पहले ही बोल दिया था, जब न्यूजीलैंड ने पुल आउट किया था, कि इंग्लैंड नहीं आएगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा साइकी का भी पता है इनका, और ये जो सिनारियो चल रहे हैं इसके अंदाजा हो जाता है आपको। इसके बावजूद अगर आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया क्यों आएगी, जब उनको पता चला न्यूजीलैंड पुल आउट कर गई, इंग्लिश क्रिकेट पुल आउट कर गए हैं, तो वो नहीं आएंगे। एज लॉन्ग एज आईसीसी अभी फौरन एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करे, और मीटिंग में ऑर्गेनाइज करके सारे क्रिकेट बोर्ड्स को बुलाए और उसमें आके पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ रखे। और आई एम श्योर रमीज़ भाई बहुत एफर्ट कर रहे होंगे, वो बहुत कोशिश कर रहे होंगे कि सारी कम्युनिकेशन के थ्रू ये सारे मसले हल हो जाएं, क्योंकि कम्युनिकेशन से ही सारे मसले हल हुआ करते हैं। अदरवाइज तो ये जो भी जवाब न्यूजीलैंड दे के गई है और अभी तक उन्होंने कोई एविडेंस शो नहीं किया, या उनको पता चला है कि जी सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उनको, उसके बावजूद यू हैव टू रिलाई ऑन लोकल सोर्सेज। अगर मैं वो बार बार ये हर जगह पे कह रहा हूँ
कि हम जब टूर कहीं के करने जाते हैं और वहां में सिक्योरिटी थ्रेट्स आ जाएं, तो हमें उन लोकल गवर्नमेंट और लोकल एजेंसीज जहां पे हम टूर करने गए उनको हमें रिस्पेक्ट देगी। अगर वो हमें दे रहे हैं गारंटी, तो देखो ना, हमारा भी है एज ए मुसलमान, उनको शायद नहीं पता कि जिंदगी और मौत तो अल्लाह के इख्तियार में है, मगर इसके बावजूद लेकिन मुश्ताक साहब, अब ये रमीज राजा तो ज़ाहिर एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन कोई यकीन कैसे दिलाएं कि पाकिस्तान एक सेफ मुल्क है? इसके लिए कहीं कोई एक एग्जाम्पल सेट करनी पड़ेगी। PSL की जो फ्रेंचाइजेज हैं उसमें फॉरेन प्लेयर्स खेलते हैं, क्या ऐसा मुमकिन नहीं है 2 फ्रेंचाइजेज का एक एग्जीबिशन मैच करवाया जाए, वो अपने अपने जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उनको बुलाएं, जिस तरह क्रिस गेल ने एक ट्वीट किया था, इस तरह के ट्वीट्स कुछ अपने उन फॉरेन प्लेयर्स से वो करवाएं, ताकि दुनिया को एक पैगाम तो मिल सके कि पाकिस्तान एक सेफ मुल्क है। फ्रेंचाइजेस PSL की इसमें क्या किरदार अदा कर सकती हैं? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तो इस वक्त पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली का है। बहुत जबरदस्त मैसेज आएगा एंड आई एम श्योर रमीज भाई इज ऑलरेडी डूइंग इट। आप देखिएगा कि रमीज भाई जो श्रीलंका है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, इन टीमों के साथ डेफिनेटली वो कम्युनिकेशन कर रहे होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, रमीज भाई जो आए हैं, और मेरा ख्याल है ये टीम, मैंने कल प्रोग्राम भी कर रहा था, आई थिंक उसमें भी ये एक प्रोग्राम में मैं जो हमारे फ्रेंचाइज के ऑनर हैं, लाहौर कलंदर और कोटा ग्लेडिएटर और इवन सारे, ये आई थिंक ये आपका ये आइडिया डेफिनेटली वर्क करना चाहिए कि विद इन वीक के अंदर अंदर हम एक मैच करवा दें, 1-2 2020 मैच करवा दें, जिसमें हम इंटरनेशनल प्लेयर्स को बुला लें। जिसने कि क्रिस गेल ने कहा, डैरन समी का कल साथ में प्रोग्राम कर रहा था, वो भी आने को तैयार है। हमारे कितने प्लेयर पाकिस्तान आने के लिए तैयार हैं जो PSL ऑलरेडी खेल चुके हैं। अगर वो आके एक मैच खेल जाते हैं और 2 टीमें बन जाती हैं, जिसमें पाकिस्तान के लड़कों को भी शफल किया जाए और कुछ ओवरसीज प्लेयरों की 2 टीमें बना के मैच खेल दिया जाए, तो आई थिंक इस मैच की वजह से लोगों को पता भी चल जाएगा कि ये फॉरेनर भी खेल रहे हैं, पाकिस्तान हमारी जाने नहीं पिला रही, हमारे सुपरस्टार्स नहीं खेल रहे वो मैच, वो खेलेंगे तो ये सबसे अच्छा। इसमें तो हर लेवल पर हर एक को अपना अपना किरदार अदा, इसमें रमीज राजा का भी एक किरदार है, हुकूमत पाकिस्तान का भी किरदार है, PSL की फ्रेंचाइजीज का भी किरदार है। इंडिविजुअल लेवल पर इसमें क्या आप भी कोई किरदार अदा कर सकते हैं? कुछ फॉरेन प्लेयर से आप अभी राब्ते में हैं, उन राब्तों के जरिए के कुछ प्लेयर्स को पाकिस्तान आने के लिए आप मदद कर सकते हैं? कुछ प्लेयर्स से अगर आपके राब्ते हो तो उनके नाम काइंडली बताइएगा। मैं अभी तक तो कोई राब्ते में नहीं, मगर इसके बावजूद वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। जैसे हमें पता चलेगा कि जी एक मैच खिलाने, जैसे मैं मुल्तान सुल्तान की कोचिंग करता हूं, और जब इंशाल्लाह ताला अगर मुल्तान सुल्तान के प्लेटफॉर्म से या किसी भी फ्रेंचाइज या PCB में एम्प्लॉई हैं, अभी भी हम PCB की तरफ से आई एम स्पिन कंसल्टेंट, जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी तो जो हमारे सोर्सेज हैं, जितना अल्लाह का शुक्र है मैंने बाहर जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं मेरे, जितने प्लेयरों के साथ, मैं जरूर कोशिश नहीं करूंगा बल्कि कम्युनिकेट करके उनको इन्फ्लुएंस भी करूंगा, और आई एम श्योर वो दे हैव लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट फॉर अस। और अभी गुफ्तगू में आपने थोड़ी देर पहले बताया कि बांग्लादेश और श्रीलंका से यकीनन PCB ने राब्ता भी किया होगा। PCB के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने भी ऑफिशियली बयान दिया कि श्रीलंका और बांग्लादेश ने आने के लिए हाँ कर दी थी, लेकिन लॉजिस्टिक मसाइल आड़े आ गए। तो आपको वाकई लगता है लॉजिस्टिक मसाइल इस वक्त इतने इंपॉर्टेंट थे, उनकी वजह से ये इंतजाम नहीं कर सके श्रीलंका, या बांग्लादेश किसी एक मुल्क को यहाँ आना चाहिए था, या उन मुल्कों ने भी मना कर दिया? माजी में पाकिस्तान ने हमेशा इन मुल्कों का साथ दिया है, इस बुरे वक्त में क्या इनको पाकिस्तान का साथ नहीं देना चाहिए था? देखिए, आई बीन वेरी हर्ट जी, बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है जब से न्यूजीलैंड गया हुआ, सच्ची बात बता रहा हूँ आपको। उसकी वजह ये है कि जब दिल चाहता है, जो जिसका दिल चाहता है पाकिस्तान के साथ ऐसे जो मर्जी बोल देता है, जो मर्जी कर देता है। तो आई थिंक ये लोगों को एक्नॉलेज करना चाहिए। जब पाकिस्तान, आप बताएं ना, अमवात सबसे ज्यादा इंग्लैंड में हो रही थी और पाकिस्तान के 35 लड़के लेके गया पाकिस्तान, प्राइवेट प्लेन में गए हैं। उधर हमारे बीवी बच्चे नहीं है कि हमारे लोग नहीं है क्या? हमारे लोगों की जाने प्यारी नहीं है? हमने जाके वहां पे कोरोना में जाके इंग्लैंड में मैचेस खेले हैं और मैचेस जाके खेले हैं और इंग्लैंड को सपोर्ट किया है। और यहाँ पे तो सिक्योरिटी वाले, हमारी एजेंसीज इतनी तगड़ी वो दे रही है, गारंटी दे रही है, इसके बावजूद लोग मॉरली ये भूल जाते हैं कि मुश्ताक साहब, एक आखिरी सवाल मैं आपसे कर लूं, फिर फैसल करीम गुंडी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हुए ज्वाइन कर, बस मुख्तसर बता दिएगा पाकिस्तान इसका जवाब कैसे दे? वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ जो मैच है उसका हम बाइकआउट कर दें, या आगे कोई बायलैटरल सीरीज अब न्यूजीलैंड से आए तो उसमें हम नहीं जाएं न्यूजीलैंड, जवाबन हम भी यही करें? क्या करना चाहिए पाकिस्तान को? मुख्तसर बता दिएगा। नहीं देखें क्रिकेट को स्पोर्ट्स ही रहना चाहिए। हम गुस्से में जरूर हैं, हम हर्ट जरूर हैं, मगर हमें बड़ापन दिखाना चाहिए। बड़ापन का मतलब ही ये है कि क्रिकेट
हम स्पोर्ट्स सबको मिलाती है, स्पोर्ट्स से हम सब एक दूसरे को इकट्ठा करते हैं। ये टाइम है कम्युनिकेशन का। मैं बार-बार हर जगह पे ये बात कर रहा हूँ कि आईसीसी को फौरन मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी चाहिए, ठीक है, सारे आप कह रहे क्रिकेट बोर्ड्स के कम्युनिकेशन सरबराहों के को जरिए बुलाएं। इस मामले को हल करें और पर स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स ही रहने दें। बहुत बहुत शुक्रिया। मुश्ताक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। फैसल करीम टुंडी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल साहब, ज़ाहिर है बात तो ईसीपी वाले मामले ईवीएम पर और पॉलिटिकली करनी थी, वो करते भी आगे चलकर, लेकिन ये एक और बुरी खबर आ गई। ये भी न्यूजीलैंड के जाने का गम ही खत्म नहीं हुआ था कि अब इंग्लैंड ने भी आने से मना कर दिया। आगे खदशा ये कि ऑस्ट्रेलिया भी शायद ना आए। ये पाकिस्तान के साथ पूरी दुनिया मिलकर क्या कर रही है फैसल करीम साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बड़ी अफसोसनाक खबर है आज इंग्लैंड की टीम, और ये एक्सपेक्टेड था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम ये कहें कि हम पे अचानक कोई ऐसा बम गिरा है या हमला हुआ है। ये एक्सपेक्टेड था। जब न्यूजीलैंड की टीम ने एक फैसला किया कि वो यहाँ पर सीरीज नहीं खेलेगी, तो उसके बाद ये एक्सपेक्टेड था कि जो है वो इंग्लैंड की टीम भी यही जो है बहाना बनाकर यहाँ पर नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि आज हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री क्या कर रही है। कल कहें या चंद दिन पहले कहें, जो पाकिस्तान बड़ा महफूज था फॉरेनर्स के लिए, जब आपको अफगानिस्तान में पाकिस्तान की ज़रूरत थी, जब आपने ट्रांजिट कराना था अपने गोरों का, अपने लोगों का, अपने दोस्तों का, हज़ारों लोगों को आपने ट्रांजिट कराया पाकिस्तान के थ्रू। उस वक्त पाकिस्तान एक सेफ कंट्री था। लेकिन जैसे ही आपका मतलब पूरा आज जो है आज वो अनसेफ मुल्क हो गया है। चाहिए था हमारे हुकूमत को, हमारे फॉरेन ऑफिस को, कि ये सवालात ये अपने मगरबी ममालिक के दोस्तों से करते हैं, जिनको उन्होंने फैसिलिटेट किया, जिनको इन्होंने एब्सोल्यूट नॉट कहा था, और फिर आपने जो है यहाँ पर उनको फैसिलिटेट किया। प्राइम मिनिस्टर का रिएक्शन तो फौरन आया, वो दुशंबे में थे, लेकिन वहीं से उन्होंने वजीर आजम न्यूजीलैंड की जेसिंडा आर्डर्न को रब्ता किया और उनको यकीन दिलाने की कोशिश की कि पाकिस्तान एक सेफेस्ट मुल्क है और हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज बेहतरीन सिक्योरिटी न्यूजीलैंड की टीम को प्रोवाइड कर रही हैं। लेकिन जाहिर है उनका फाइव आइज पर ज़्यादा ट्रस्ट था, वो एक इत्तेहाद बना हुआ है इंटेलिजेंस शेयरिंग का, तो वो नहीं मानी। पाकिस्तान ने तो किरदार अदा करने की कोशिश की। देखें, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस का, पाकिस्तान की एजेंसीज का, पाकिस्तान के पुलिस का इस पे कोई दो राय नहीं है कि वो जो सिक्योरिटी हम दे सकते हैं, जो हमने उनको सिक्योरिटी थी, उसमें दो राय नहीं है। लेकिन फॉरेन ऑफिस हमें बताया कि इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी की थ्योरी क्या थी। जो टीम 4 दिन यहाँ पर प्रैक्टिस मैच कर रही थी, आखिर दिन उन्होंने नाश्ते के बाद कहा कि नहीं, हमने नहीं खेलना मैच। तो इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, जो कि हमें फॉरेन ऑफिस बताया कि क्या वजूहत है, असल वजूहत क्या है। मैं नहीं समझता कि ये वजूहत पे न्यूजीलैंड गई है। असल वजूहत कुछ और होंगी या कुछ और हैं, वो हमें कौम को बताएं, फॉरेन ऑफिस बताए, वजीर आजम साहब बताए अगर उनको पता है, ताकि हम कौम को इसमें एतमाद मिले कि असल वजूहत क्या है। कल देखें, आपने अभी बात की मुश्ताक साहब से, गालिबन आप कह रहे थे कि पाकिस्तान बाइकआउट कर ले, नहीं करेगा बाइकआउट। पाकिस्तान को जो है, अगर पाकिस्तान ने अपना जो है वो अपने एहतजाज रिकॉर्ड कराना है, पहली बात तो है कि मैंने उस दिन भी कहा था जिसे न्यूजीलैंड की टीम ने दौरा मुलतवी किया था, मैंने आज टीवी फॉलो नहीं किया, पता नहीं आज कौमी असम्बली में क्या हुआ। मेरी तो ये तजवीज़ थी कि आप अपनी पार्लियामेंट से, अपनी कौमी असम्बली से, क्योंकि कौमी असम्बली का इजलास शुरू है, हुकूमत एक रोल प्ले करे, अपोजिशन को ऑन बोर्ड करे और एक आवाज़ होकर कौमी असम्बली से एक रेजोल्यूशन पास करे। इस पे जो है वो एक न्यूजीलैंड को जो है वो अपना एक डिस्प्लेयर शो करे कि हमारी पूरी कौम जो है इस पे जो है ये डिस्प्लेयर शो करी है। सही। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हुकूमत के अपने बहुत से चीज़ें हैं जो उनको ये चीज़ें नहीं, हम तो आज भी हमने तो देखें, ये दो बड़े अहम नुकते आपने उठाए कि असल वजह इसकी कुछ और है और वो हुकूमत को सामने लानी चाहिए और कौमी रेजोल्यूशन पास होनी चाहिए, एक पैगाम दुनिया को, न्यूजीलैंड को जाना चाहिए। मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ फैसल करीम साहब। सदाकत अब्बासी साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। सदाकत साहब, ये असल वजूहत क्या है ये टूर्स कैंसिल होने की? पहले न्यूजीलैंड, फिर अब इंग्लैंड, और आने वाले दिनों में खुदा न खास्ता ऑस्ट्रेलिया की खबर भी सामने आने वाली है। असल वजूहत बताएं कौम को, फैसल करीम साहब कह रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। बिल्कुल अफसोसनाक बात है और बड़ी तकलीफ दह बात है, और जिस तरह पूरी दुनिया के क्रिकेटर्स और क्रिकेट लवर्स जो है पाकिस्तान के साथ इस होने वाली ज़्यादती पे शाकी भी हैं, और हम भी समझते हैं कि ये इसमें कोई ऐसी सिक्योरिटी थ्रेट नहीं थी, और अगर थ्रेट थी भी तो वो पहले उनको सब क्लियरेंस थी, और ऐसी हमारी जो इदारे हैं सिक्योरिटी के, उनकी जो सलाहियत है या इस्तेदाद है या पोटेंशियल है, वो पूरी दुनिया उनसे उनकी सलाहियत से, उनकी सलाहियत को मानती है। तो ये जो कुछ भी हुआ है, साजिश हुई है, वक्त आने पे ये सामने भी आएगी। मैं नहीं समझता कि मैं
इस तरह के मौके पे जब चीज़ें सेटल हो रही हैं तो कोई कमेंट करूं। और जो कंसर्न्ड ऑफिस है, चाहे वो फॉरेन ऑफिस है या होम मिनिस्ट्री है, वो इस पे सदाकत साहब, हुकूमत को पता है कि ये साजिश हुई है, हुकूमत के इल्म में है किसने की, लेकिन चाहे आप डिस्क्लोज ना करें, सिर्फ इतना बता दें, हुकूमत के इल्म में है या नहीं? जाहिर है इस पे काम हो रहा है। बहुत सारी इस वक्त सिचुएशन ऐसी चल रही है कि पाकिस्तान ने बहुत जगहों पे बहुत सारे स्टैंड्स लिए हुए हैं और वो उनका कोई रिएक्शन भी हो सकता है। और हमारा एक अब्दी दुश्मन है, आपको पता है, इंडिया, जो हर मौके पे इस तरह की बातें करता है। एक थोड़ी सी बात इसमें सियासी भी है कि इस सारे वाक़े पे सारे पाकिस्तानी परेशान हुए, पाकिस्तान के दुश्मन खुश हुए और पाकिस्तान के दुश्मनों ने हम पे बड़ा तंज किया। कई ऐसे पाकिस्तानी नाअक्मल अंदेश सियासतदान भी हैं जिन्होंने भी इस पर तंज करके तो शायद दुश्मनों को खुश किया। तो इसके ज़्यादा मेरा ख्याल है ये वक्त नहीं है बात करने का। जब हुकूमत के इदारे समझेंगे कि वो इस बात पे बात करें तो फिर बतौर तर्जुमान हुकूमत मैं इस पर बात करूँगा। लेकिन बहरहाल अफसोसनाक रवैया है, पाकिस्तान का बड़ा ही जिम्मेदाराना किरदार था इस सारी वॉर ऑन टेरर के जो भी मामला थे। आखिर में जब अफगानिस्तान में भी लोग फंसे तो ये चाहे वो यूके हो या न्यूजीलैंड हो या कोई और मुल्क ममालिक हो, पाकिस्तान ने उस वक्त उनका साथ दिया और उनके लोगों को इवैक्यूएट कराया PIA में, और पाकिस्तान ने अपना उनको घर दिया। मेरा ख्याल है कि इस हवाले से उनका रवैया बड़ा ही अफसोसनाक था, बड़ा ही यानी उन्होंने एक कमजरफी दिखाई। तो सदाकत साहब, इस अफसोसनाक रवैये पर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की जरूरत है और फैसल करीम कुंडी साहब ने अभी तजवीज़ किया है कि कौमी असम्बली में अपोजिशन को एतमाद मिलें, एक रेजोल्यूशन पास करें और पूरी दुनिया को एक पैगाम दें कि पाकिस्तान एक बहुत ही सेफ मुल्क है। कम से कम दुनिया तक ये पैगाम तो जाए कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट इस मामले पर मुत्तहिद है। देखिए, एक लिहाज से इस पॉलिटिकल इश्यूज को नहीं भी समझा गया। अगर किसी मुल्क का कोई फॉरेन डिप्लोमेट या किसी मुल्क का वजीर आज़म या सदर या कोई और इस तरह का उसका LG वापस जाए तो वो मेरा ख्याल है पॉलिटिकल बात होती है। ये खेल की बात है, लेकिन खेल में भी जो सियासी खेल खेला गया उसको मेरा ख्याल है आई डोंट नो कितना मुनासिब होगा कि पार्लियामान की हद तक इसका जवाब देना। लेकिन कोई तजवीज़ में मेरा ख्याल है कोई इसमें इनकी नेक नीति शामिल है कुंडी साहब की, तो मैं इनको बतौर पाकिस्तानी इनकी इस तजवीज़ को मुनासिब समझता हूँ। लेकिन चूँकि ये मामला डिप्लोमेसी का नहीं है, सफारतकारी का नहीं है, सियासी बज़ाहिर मामला नहीं है, तो और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान में माजी में सिक्योरिटी की सूरत हाल ऐसी रही भी है, तो हम कोशिश कर रहे थे कि इस पर बिल्ड करें और कैपिटलाइज करें और दुनिया में एक पैगाम दें कि पाकिस्तान इस वक्त टेररिज्म की नहीं टूरिज्म की डेस्टिनेशन है। तो क्रिकेट इसमें बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले कर सकता है। पाकिस्तान के बगैर दुनिया की क्रिकेट में जो रंग है वो भरता ही नहीं। बिल्कुल, चलें पाकिस्तानी क्रिकेट छोटा सा सदाकत साहब ब्रेक लेते हैं। यहाँ पर सदाकत अली अब्बासी साहब, फैसल करीम कुंडी साहब मौजूद हैं। ब्रेक के बाद फिर जब वापस आएंगे तो ये EVM वाला जो मामला है, ये हुकूमत और इलेक्शन कमीशन आमने सामने आ गए और हुकूमत की जानिब से इलेक्शन कमिश्नर पर, खास तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ इल्ज़ामात का सिलसिला संगीन और तवील होता जा रहा है। एक ब्रेक के बाद इस पर मज़ीद बात करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर इलेक्शन कमीशन के जब से एतराज़ात सामने आए हैं उसके बाद हुकूमती वज़रा गुज़िश्ता एक हफ्ते से मुसलसल चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ बयानात दे रहे हैं। नोटिस का जवाब देने के बजाय आज एक बार फिर वज़ीर रेलवे आज़म स्वाति ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर नए और संगीन इल्ज़ामात लगा दिए। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आज़म स्वाति ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुखातिब करते हुए कहा कि सिकंदर सुल्तान आइन और कानून बालादस्त है या आपकी ज़ात, आप बड़े मियाँ साहब के हाथ की घड़ी और छोटे मियाँ की छड़ी हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती से मुतालिक बहुत सी बातें सीग़े राज हैं। इलेक्शन कमीशन मफलूज था, इसलिए कड़वा घूट पीकर तकर्रुर किया। क्या इल्ज़ामात उन्होंने आज लगाए, ज़रा ये सुनिए। अरे ऐसे राज पर्दे में है, मैंने हल्फ उठाया हुआ है, मैं नहीं लाना चाहता और न लाऊंगा कि किस तरीके से आपका तकर्रुर किया गया। और हमें पता था बड़े मियाँ उसके जेब की आप घड़ी हैं, बड़े मियाँ छोटे मियाँ में माशाल्लाह उसके हाथ की छड़ी हैं। गरीब मुल्क ने आपको टैक्स का पैसा देकर इसलिए बनाया था कि आप EVM पे जाएंगे, आई वोटिंग पे जाएंगे। तो इलेक्शन कमीशन के नोटिस के जवाब पर आज़म स्वाति ने कहा कि सीसा पिलाई दीवार होकर मुकाबला करेंगे, रोक सको अगर रोक सकते हो। साथ ही शिकवा भी किया कि मरीम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान ने भी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बातें की हैं, उनको कितने नोटिस मिले हैं जो मुझे दिया जा रहा है। इस बारे में उन्होंने क्या कहा, ज़रा ये भी सुन लीजिए। सिकंदर सुल्तान राजा साहब, मैं अभी तक डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ।
अब भी सेनेटर हूँ और वफाक में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत में वफाकी वजीर रेलवे हूँ। 19 जनवरी को 2021 के अंदर मौलाना फजल रहमान और मरियम सफ्दर ने जो बातें की, उनको कितने नोटिस मिले? आज मुझे नोटिस दे रहे हो। तो ये सवालात आज़म स्वाति साहब ने उठाए। फैसल करीम कुंडी साहब, अब ये क्या वाकई इलेक्शन कमिश्नर का जो इस वक्त रवैया है वो आपको लग रहा है गैर जानिबदार? आज़म स्वाति, फवाद चौधरी को तो उन्होंने नोटिस भेजे हैं, लेकिन जिस तरह आज़म स्वाति साहब अभी फरमा रहे हैं कि ये नोटिस मरीम नवाज़ को नहीं भेजे गए, ये मौलाना फजल रहमान को नहीं भेजे गए। आप लोगों ने तो जब PDM में आप लोग मौजूद थे तो एहतजाज भी किया था इलेक्शन कमीशन के बाहर। देखें, आज़म स्वाति साहब ने पिछले दिनों जो लगबाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे को दिए वो आपके सामने है। जो सियासतदान इनके मुखालिफ हैं उनको तो ये चोर और डाकू और पाकिस्तान दुश्मन के लक़ब देते हैं। अब जब एक इदारा इलेक्शन कमीशन है जिन्होंने इनकी मशीन पे एतराज़ किया है, इसको जिस तरीके से इन्होंने बातें की हैं वो भी आपके सामने है। आज हम स्वाति साहब को याद आ जाता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो है वो मियाँ साहब की पत्नी छड़ी हैं या घड़ी हैं, व्हाटएवर। जब आप उनको अपॉइंट कर रहे थे तो उस वक्त आपको छड़ी और घड़ी याद नहीं थी। आप तो कहते हैं इमरान खान साहब किसी के दबाव में नहीं आता, कोई जो है मसलियत नहीं करता, कोई प्रेशर में नहीं आता, कोई नहीं डरता। फिर इमरान खान साहब किससे डर के, किसके मसलियत में, किसको मतलब खुश करने के लिए फिर उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर किया। अब तो बात यह है कि जब आपने कर लिया उसके बाद जो है आप अभी कह रहे हैं कि जी ये गलत है। जब आपको कोई आइन और कानून की बात करता है, अभी सदाकत साहब से मैं पूछूंगा कि ये क्यों, कैसे तकर्रुर हुआ था? तो खान साहब ने खुद किया था और शेख रशीद साहब की तजवीज़ पर किया था। आपको क्या लगता है कि ये इस तकर्रुर के पीछे क्या कोई और अवामिल कार फरमा था या ये खुद खान साहब की अपनी चॉइस थी? शेख रशीद साहब ने, क्योंकि वो बहुत उनके एक तरह से कह लें फ़ैन थे उनकी कारकर्दगी के, जो उन्होंने एज ब्यूरोक्रेट अंजाम दी। फैसल साहब, आपको क्या लगता है? फ़ैन शेख रशीद साहब फ़ैन नहीं थे, वो इमरान खान के अभी भी फ़ैन हैं। और जिसने भी अपॉइंट किया इमरान खान साहब तो हमेशा ये कहते हैं, और जिस अफसर को भी लेके आते हैं, जिस सूबे में भी चीफ सेक्रेटरी लेके आते हैं, IG लेके आते हैं, वो कहते हैं मैंने बिल्कुल इसकी बड़ी छांटी की है, इससे बेहतरीन जो है ऑफिसर पूरे पाकिस्तान में नहीं है। फिर अगले 3 महीने बाद वो ट्रांसफर करते हैं। अभी जिस तरीके से ये नैब के चेयरमैन के साथ करने वाले हैं, ये ज़बरदस्ती इलीगली उनको एक्सटेंशन तो शायद दे देंगे। फिर जब चेयरमैन नैब, यही चेयरमैन नैब होगा, कल जब हालात बदलेंगे और इन्हीं PTI वालों के खिलाफ जब वो लेके आएंगे रेफरेंसेस और बातें करेंगे, फिर ये लोग कहेंगे कि नहीं ये तो जो है हमने मजबूरी के तहत इनको एक्सटेंशन दे दी थी या हमने ये कर दिया था। तो इतना आप जो है अपने आप को अपने कहते हैं कि जी हम प्रेशर में नहीं आते। तो फिर आप देखें, उन्होंने आपको बताया कि आपको चाहिए था कि आप उनके जो है चीज़ों को एड्रेस करते। आप पहले इलेक्शन एक मशीन के जरिए जीते, अब दूसरी मशीन लाना चाहते हैं कि हम दूसरा इलेक्शन जीत जाएं। आप आवाम के मैंडेट से आए, आप आवाम को जब एक चीज़ एतराज़ है, एक इदारा जिसने इलेक्शन करवाना है वो कह रहा है कि इसमें फ्लॉज हैं और आप कहते हैं कि नहीं हमें अकल कुल है, हमारे बगैर आप कोई समझते नहीं है चीज़। अब वो आपको बता रहे हैं कि 37 जो है पॉइंट्स हैं, इसके ऊपर हमें एतराज़ है, तो उनको एड्रेस करें, ना कि उनको आप बुरा भला कहें। एक आईनी इदारे को आप जो है कल खुदा न खास्ता कल अदालत इन कोई ऐसा फैसला दे देती है जो इनके जो है मूड को नागवार गुजरे, तो फिर क्या आप उन इदारों के खिलाफ भी ऐसे बातें करेंगे? ये तो आपकी मूड के ऊपर है कि आपके ऊपर जो बात, आप देख लें अपने इदारों को, देख लें मीडिया को। आज वो मीडिया पे जो एक्ट लाना चाहते, जो चीज़ लाना चाहते हैं PMDA का जो है, तो उस पे जो है आपकी आवाज़ बंद कर, वो कहते हैं पाकिस्तान में कोई इनके खिलाफ ना बोले। ये और ये इल्ज़ामात लगाकर अब हुकूमत क्या मकसद क्या हासिल करना चाह रही है? सदाकत साहब, ये आज उन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर पर आज़म स्वाति साहब ने बात की, किन हालात में इनका तकर्रुर हुआ था? तो खुद खान साहब की चॉइस थे, शेख रशीद साहब इनको लगाने के हक़ में थे, आज़म स्वाति साहब कह रहे हैं कि वो किस तरह के हालात थे जिसके तहत आपको लगाना पड़ा, वो कौन से कड़वे घूंट थे जो हुकूमत ने उस वक्त पिए? देखिए, पहले जो बात कर रहे हैं कुंडी साहब कि क्या इलेक्शन कमीशन ने PTI एज अ पॉलिटिकल पार्टी इनके खिलाफ कोई फ़ैसला दिया है? क्या हमारे किसी आदमी को उन्होंने कोई नाअहल करार दे दिया कि हम बिल्कुल रिएक्शन में नहीं हैं, हम बिल्कुल इदारे का एहतराम करते हैं। हम समझते हैं कि 2017 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में फ़ैसला हुआ था और आज उस 2018 में इलेक्शन लड़ा। आज भी कुंडी साहब मुझे सिलेक्टेड कहते हुए थकते नहीं हैं। आज पाकिस्तान में कानून साजी इसलिए नहीं हो सकती, इनका ख्याल है कि हम जिस प्रोसेस के ज़रिए आए वो फेयर नहीं है,
हम गलत तरीके से बैठे हुए, इसलिए हमारे साथ बैठना नहीं चाहते। ऑपोजिशन का रोज़े अव्वल से ये मामला है कि जनाब इलेक्शन फेयर नहीं हुआ, लिहाजा हम समझते हैं चलें ये हमने मुश्किल दौर गुजार दिया, अगला इलेक्शन फेयर हो। अब हम एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लेकर आए, ऑपोजिशन से हमें उम्मीद थी कि ये उसमें कोई एतराज़ करेंगे, कोई उसका नुक्ताचीनी करेंगे, इसमें ये फंक्शन ठीक नहीं है, इसमें ये सिक्योरिटी ठीक नहीं है, वोटर की जो उसकी जो आइडेंटिटी है वो उसमें उसके लिए क्या क्या तहफ़्फ़ुज़ किया गया और कोई 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 बोगस वोटिंग का क्या है। इन्होंने कोई बात नहीं की, इन्होंने दो बातें की। एक, ये हमसे बात नहीं करना चाहते क्योंकि इनके मुताबिक हम सिलेक्टेड हैं। दूसरा, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ये पास नहीं जाना चाहते, इसलिए कि इनके और वोटिंग मशीन पर तो एतराज़ात तमाम जमातें कर रही हैं कि इसका सॉफ्टवेयर चोरी हो सकता है, इसमें वोट की चोरी हो सकती है। ये तो नून लीग भी, इलेक्शन कमीशन भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये तमाम ही लोग, ये एतराज़ तो इन सबका एक कॉमन एतराज़ है। नहीं, मुझे आप बता दें क्या इन्होंने वोटिंग मशीन देखी है? क्या इसका किसी टेक्निकल टीम से इन्होंने कोई इंस्पेक्शन कराई है? क्या इसका कोई टेक्निकल ऑडिट कराया है? देखें ना, ये कहते हैं हम मशीन को देखने नहीं चाहते। अब मुझे बताएं, मैं चाहता हूं कि 2023 का इलेक्शन मैं जीतूं का, मैं हारूं वो फेयर हो। सदाकत साहब, आज से 10 साल पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी तो इस मशीन के लिए कंसेंसस बिल्ड कर रही थी और उसको लाने की कोशिशें कर रही थी, तो वो मशीन तो इन्होंने देखी हुई होगी इनके अपने दौर में भी, तो इस मशीन से हमने पूरा सपोर्ट किया था। नहीं, हमने पूरा सपोर्ट किया ना। आप मुझे बताएं ना, पीपल्स पार्टी और नून लीग मुझे बता दे कि इलेक्टोरल रिफॉर्म के हवाले से इनकी क्या मुतबादल ये लेकर आए, कोई तजवीज़ लेकर आए। मैं ना मानूं इलेक्शन फ्रॉड हुआ, हम उसके जरिए आए, इलेक्शन ठीक करना चाहते हैं, ना ये हमारे साथ हैं, ना ये मुतबादल कुछ लाग, तो ये क्या चाहते हैं? इनकी बात का ना सारा ना पैर है, ना इनकी तनकीद का कोई जवाब है, ना ये कोई मुतबादल दे रहे हैं। अब अगली बात आ गई इलेक्शन कमीशन की। जो बातें ये कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन भी वही बातें कर रहा है। इलेक्शन कमीशन भी यानी ऑपोजिशन की को इंडोर्स कर रहा है और वो हमारी बातों को हम समझते हैं कि बुलडोज कर रहे हैं। क्या सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हम नहीं है? क्या पार्लियामान में हम अक्सरियत में नहीं है? चलें, इलेक्शन कमीशन भले बड़ी ताकत में है, तो क्या सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के जो सजेशन है उसको किसी तरीके से वो काउंटर ना करें, वो हमारी बात को बिल्कुल रद्द कर दें, जो अपोजिशन बोले वही बोले। लेकिन सदाकत साहब, अभी 6-7 माह पहले तक तो वजीर आजम का पूरा एतबार था इस इलेक्शन कमीशन पर, फिर अब ये इलेक्शन कमीशन जो बात कर रहा है उस पर हुकूमत क्यों एतमाद नहीं कर रही है? वजीर आजम तो इसी इलेक्शन कमीशन पर एतमाद करते थे। देखिए, इलेक्शन कमीशन तो एक इदारा है, उस पर कोई बात नहीं हो सकती। इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं उनके बारे में, उनके रवैये के बारे में शिकायत है कि चलें, तनकीद फवाद चौधरी साहब ने की, तनकीद आजम स्वाति ने की, इनको नोटिस आ गए। जब तनकीद मरियम साहबा ने की थी और फजल रहमान, उनको नोटिस क्यों नहीं आए? आप हमें बता दें। उनकी तनकीद मीठी थी, इनकी तनकीद कड़वी है। वो छोटी पार्टी के थे, ये बड़ी पार्टी के, या वो आपको पसंद है या नापसंद है, कोई ना कोई वजह तो होनी चाहिए। एक वोटर होने के नाते, एक MNA होने के नाते, या एक पाकिस्तानी होने के नाते हमारा ये सवाल है कि ये दो बातें हैं। 2017 से पीपल्स पार्टी ने कोशिश की, नून ने भी कोशिश की, हमने भी कोशिश की कि ये EVM आ जाए। आज हम EVM का एक मॉडल लेके आए, आप कह दें जी इसको तब्दील करें, ये कह देना कि जी EVM लग ही नहीं सकती, इसमें एल्फी डल जाती है, डलेगी तो क्या होगा। यानी ऐसे सवाल है जिसका कौन ने इसको सीरियसली सही। चलें, आप ये सवाल कर रहे हैं कि मशीन क्या पीपल्स पार्टी ने या बाकी जमातों ने देखी है, इसका मुतबादिल क्या है? फैसल करीम साहब से पूछते हैं। फैसल करीम साहब, अब इसका चलें, EVM पर आप लोग नहीं राजी हो रहे तो हुकूमत के सामने कोई ऑल्टरनेट तजवीज़ तो रखें। इस मशीन को आपने देखा है, चेक किया है, आप तो 10 साल पहले खुद हुकूमत में इसके जरिए इलेक्शन करवाना चाह रहे थे, लेकर आ रहे थे इस मशीन को, फिर वो क्या वजूहत बनी थी जिसकी बिना पर आप लोग ला नहीं सके और अब इसके हक में नहीं है आप लोग? देखें, हम बिल्कुल चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और इस पे जो है इलेक्शन कमीशन ने इस पे ट्रायल भी किए थे, जिस पे इलेक्शन कमीशन ने एतराज़ात उठाए थे कि इसमें बहुत से फ्लॉज हैं। आज जब इलेक्शन कमीशन का इदारा ये बात करे कि जो है वो इसमें फ्लॉज हैं, तो ये कहते हैं हमें ये इलेक्शन कमीशन पसंद नहीं, इसका हमें शक्ल पसंद नहीं। हम जो कहते हैं, माजी में तो ये था कि इलेक्शन के बाद इल्ज़ामात लगते थे कि इलेक्शन रिग हो गए हैं। ये इलेक्शन तो पहले से रिग करना चाहते हैं, पहले लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन रिग हो रहा है। वो तो पहले तो चलो इलेक्शन गुजर जाता था, इतराज़ात होते थे कि ये इलेक्शन में धांधली हो गई है, ये तो इलेक्शन से पहले धांधली करा जाए। अब ये कहते हैं कि जी आप हमें सेलेक्ट करते, आप जो है वो थकते नहीं है। हमें तो कोई एतराज़ नहीं, आप कह दें हमें सेलेक्टर्स ना कहें, हम नहीं करेंगे आपको।
आपके वज़ीर आज़म ने डस्ट बजाए थे चेयरमैन बिलावल की तकरीर के ऊपर जब उन्हें सिलेक्टेड था, वो कितने खुश से डस्ट बजा रहे थे कि आपने बड़ा अच्छा मुझे कहा। फैसल साहब, अगर आपको एतराज फ्री एंड फेयर इलेक्शन आप भी चाहते हैं तो कैसे? ये जो मौजूदा निज़ाम है इसी निज़ाम के तहत आप चाहते हैं? इसमें तो मुमकिन नहीं है, इसमें तो फिर इलेक्शन के बाद एक धांधली का शोर मच जाता है। देखें, ये मुझे बताइए हुकूमत कब बैठती है पॉलिटिकल पार्टी के साथ? कब इन्होंने बैठा, कब इन्होंने कमीशन बनाया? हमने तो अपने जो है हमारे जो एतराज़ात हैं या एतराज़ात के या रिकमेंडेशंस हैं वो तो फारूक नाइक साहब ने ऑलरेडी अपनी कमेटी में जो है पेश कर दिए हैं। अब जब अगर ये कमेटी में न देखें, ये इस पर डिस्कशन न करें, तो ये अगर ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन के मामले पर बैठे हैं ऑपोजिशन के साथ, तो फिर आप दोबारा से एनआरओ तो नहीं मांगना शुरू हो जाएंगे? जो प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं, सदाकत साहब भी कहेंगे कि आप एनआरओ मांगने लगते हैं। देखें, ये बचगाना बातें हैं। जैसे फवाद चौधरी साहब ने बचगाना बातें, मैं तो अब्बासी साहब को बड़ा अच्छा बंदा समझता हूँ। जो फवाद चौधरी ने बचगाना बातें मेरे भाई अब्बासी साहब के खिलाफ की है, मैं तो बातें नहीं करना चाहता और न मैं करूँगा। अब बचगाना वफाकी वजीर भी बचगाना बातें करे ऐसे अहदेदारों के खिलाफ, तो इनके अपने उसमें बचगाना, ये क्या है नारोनी। आप, मैं कह रहा हूँ कि आप उसका ओपन लाइव ट्रायल करें जाएं, जो भी आप डिबेट करें उसको लाइव लेके आएं ताकि कौम देखे क्या हो रहा है। इसमें कोई और बात हो सकती है कि अपोजिशन अगर जो तजावीज़ देंगी ओपन ट्रायल होगा ना, तो फिर आप कर लें ओपन, इसको डिबेट करा लें, लाइव दिखा दें। लाइव से क्यों डरते? फिर लाइव दिखा दें, सब कुछ हो जाएगा, पता चल जाएगा कौन इसमें संजीदा कौन नहीं है। लेकिन ऐसी बातें नहीं है। इनको अगर सियासतदान जो है इनसे बात न कर वो करें, जो इनके ओपोनेंट हैं वो या चोर होंगे या डाकू होंगे या नारो मांगेंगे। इदारे बात करेंगे तो बोलेंगे आप लोग जो है वो जहन्नमी हो, आप लोगों ने पैसे पकड़ लिए हैं। अब ये क्या सबूत है आजम सवादी साहब के पास कि उन्होंने पैसे पकड़े हैं? ये तो वो शख्स है जो अपने एक गाय के लिए पूरे उसने खानदान को थाने भेज दिया, राजी को ट्रांसफर करा दिया जब उसका खून नहीं उड़ा रहा था। ये लोग ऐसे लोग हैं। ये लोग जो हैं ये ऐसा निज़ाम लाना चाहते हैं कि इनको कोई ना करे, सारे इनके ताबेदार हों, इनकी गुलामी में खड़े हो जाएं। अब ये इस दुनिया में तो ये नहीं हो सकता है सही कि इनके लिए ऐसे ताबेदार हो जाएं। तो सदाकत साहब, ये मौजूदा निज़ाम को अभी तक आपने इसी निज़ाम के तहत फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने पर जोर क्यों नहीं दिया? इसमें क्यों इस्लाहात आप लेकर नहीं आए? इस मशीन के जरिए आप क्यों इतना मशीन पर रिलाय कर रहे हैं? हमारा जो इलेक्शन इस्लाहात का पूरा पैकेज है उसमें बहुत सारी और बातें भी हैं। हम चाहते हैं कि जो पाकिस्तानी बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं उनको भी वोट का राइट दिया जाए, और इसके अलावा हम अपोजिशन से चाहते हैं कि इलेक्शन को फेयर बनाने के लिए, ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, शफाफ बनाने के लिए जो जो तजावीज़ ये देंगे हम सुनने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप मुझे बता दें, दुनिया सारी आज से 20 साल पहले टेक्नोलॉजी पे आ गई है, हम उसकी तरफ जा रहे हैं। बहुत सारे मुल्कों में ईवीएम नाकाम हुए, बहुत सारे मुल्कों में कामयाब है। हमारे इर्द गिर्द हमारे खित्ते में, भारत में, बांग्लादेश में ये बड़ा कामयाबी से चल रहा है। और हम ये भी कहते हैं, हमने कोई हरफ आखिर नहीं है। अगर आपको किसी मशीन के किसी एक फंक्शन पे एतराज़ है तो आप बता दें। हम कह रहे हैं इस मशीन में कोई ऐसी डिवाइस नहीं है कि जो बाहर से किसी दुनिया से ये कनेक्ट कर सके। इसमें इंटरनेट नहीं है, इसमें वाईफाई नहीं है, सदाकत साहब, आप तो एक आध एतराज़ की बात कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने तो 37 एतराज़ात वज़ारत साइंस और टेक्नोलॉजी के सामने रखे और वो वजारत उन एतराज़ात को मान ही नहीं रही। पहले वो कह रहे हैं 27 एतराज़ात तो हैं नहीं, पहले 27 उनके अपने ऊपर हैं। नहीं, उनको 27 उन्होंने अपने ऊपर लगाए हैं और वो उनकी अपनी कैपेसिटी के इशूज़ हैं। ईवीएम पे 10 एतराज़ात हैं, उसमें भी एक एतराज़ यह है कि ईवीएम पे कोई एल्फी डाल देगा तो क्या होगा। तो बहरहाल देखें, हम ये चाहते हैं हमारा कोई, देखें कुंडी साहब, अगर आप एतराज़ करते हैं ना उस पर नैब के चेयरमैन पे, तो हम आपको इसलिए गलत कहते हैं कि आप पे 2 दर्जन केसेस हैं, नून लीग पे 2.5 दर्जन केसेस हैं। हमारा क्या मसला है इलेक्शन कमीशन के साथ? हमारा कोई झगड़ा नहीं है, हम इलेक्शन जीती हुई पार्टी हैं, हमें कोई उनके किसी कंडक्ट पे एतराज़ नहीं है। एतराज़ तब है जब वो एक रिफॉर्म को, एक इस्लाहात को, एक तब्दीली को, एक बेहतरी को हमें लग रहा है वो रुकावट बन रहे हैं। हमें लग रहा है कि उनका जो रवैया है वो वैसा है जैसे ऑपोजिशन का है। तो हम ये बार बार ये कहना चाहते हैं कि अगला इलेक्शन में, हम इलेक्शन के बाद आप जीतें या मैं जीतूं, हम मुल्क को ठीक करने में लगाएं, ना कि हम 2014 में हम सीख रहे थे कि धांधली हुई, आज आप सीख रहे हैं धांधली हुई। आपने आरटीएस लगाया, आप आरटीएस मेरे पे जिम्मे लगा रहे हैं कि मैं आरटीएस के जरिए आया हूँ, हालांकि आरटीएस का तो रिफॉर्म मुस्लिम लीग नून ने किया था। सही। हम चाहते हैं कि ये माजी का किस्सा बने, मुस्तकबिल में हम बहस करें कि कौन सा तालीमी निज़ाम होगा, कौन सा मैशत का निज़ाम होगा। तो सदाकत साहब, ये इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स पर तो आप ऑपोजिशन के साथ बैठना चाह रहे हैं, बात भी करना चाह रहे हैं, लेकिन 5 साल ये जो चेयरमैन नैब को रीअपॉइंट करने का मामला है, इस मामले पर आप ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड क्यों नहीं ले रहे? अभी तक शहबाज शरीफ साहब से बातचीत का आगाज नहीं हुआ, वफाकी वज़रा कह रहे हैं कि उनसे तो बात होगी भी नहीं। फवाद चौधरी साहब ये बड़ा वाज़ेह कह चुके हैं, जिन मामलात पर ऑपोजिशन से कंसल्टेशन करनी है उन पर तो आप कर ही नहीं रहे।
अच्छा, मेरे बड़े प्यारे भाई हैं कुंडी साहब, ये माइंड कर जाएंगे, ये भी हमारी पार्लिमानी जमहूरियत का एक बहुत बड़ा इस वक्त अलमिया है। जो कानूनी रुकावट है, जो कानूनी हमें जो हमने कोई प्रोसीजर है फॉलो करना है, लेकिन अब शहबाज शरीफ साहब जो 1.5 दर्जन अकाउंटेबिलिटी केसेस में मतलूब हैं और जमानतों पे बाहर आए हुए हैं, वो फैसला करेंगे कि नैब का चेयरमैन कौन होगा, तो इससे बड़ी अफसोसनाक बात क्या होगी कि कोई तो कानून, कोई अखलाकी जवाब होना चाहिए कि जो लोग, चलें कुंडी साहब हैं, ये आ जाएं, इन पे कोई केस नहीं है, चले मेरे पे भी अभी तक सदाकत साहब, चूंकि शहबाज शरीफ साहब ऑपोजिशन लीडर हैं और उन पे केसेस भी हैं, इसलिए आप इनको तौसीह देना चाह रहे हैं, नए चेयरमैन नैब आप इसलिए ला रहे हैं क्योंकि ज़ाहिर ऑपोजिशन लीडर से कंसल्टेशन करनी जरूरी है, या फिर चेयरमैन नैब की खिदमात आपको? मैं ये कह रहा हूं कि शहबाज शरीफ साहब को तो लगा, उनसे मशवरा करने का बिल्कुल ऐसी मतलब है जिस तरह आप एक चोर से पूछें कि कौन सा एसएचओ लगाएं तो मैं कौन सा एसएचओ सूट करता है। ये तो बात ही गलत है ना। इनको खुद ब खुद ही ऑपोजिशन को, शहबाज शरीफ साहब को हटा के किसी ऐसे हुकूमत बंदे को ऑपोजिशन लीडर से बात नहीं करेगी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। शहबाज शरीफ साहब वो बंदा लगाएंगे जो माफी दे दे। फैसल साहब, अब नहीं, मैं नहीं कहता करना ही पड़ेगा, लेकिन ये हमारी मजबूरी होगी और हम बिल्कुल बादल नाखास्ता अपॉइंट करना चाह रही है जावेद इकबाल साहब को चेयरमैन नैब के तौर पर। अब अगले 4 साल का मैंडेट भी अगर उन्हें मिल जाता है तो फिर क्या करेगी ऑपोजिशन? पहली बात तो ये है कि इस पूरी कौम में कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जो अक्रॉस द बोर्ड मतलब है कि या एक मुल्क में एहतसाब का मतलब है कि नैब का चेयरमैन बन सके, जो इस मुल्क में जो है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के बगैर एहतसाब कर सके। 21 करोड़ अवाम में से कोई नहीं सिवाय इस शख्स के जो बैठा हुआ है। अब आपको एतराज़ है कि शहबाज शरीफ साहब से आपने बात नहीं करी जो कि एक अपोजिशन लीडर हैं। अब मुझे बताएं, यही नैब का चेयरमैन तो नवाज शरीफ साहब ने लगाया था ना, तो गलत लगाया था जब वो लीडर ऑफ द हाउस थे, ये हम लोग थे लीडर ऑफ द अपोजिशन, हमने गलत लगाया था। तो इतना अच्छा बंदा बन गया है, इतना फरिश्ता है कि आपको इतना पसंद आ गया हमारी चॉइस कि आप इसको एक्सटेंशन देना चाहते हैं कि 4 साल और भी हो। लेकिन ये अपना क्लिप आप संभाल के रखना, जब हालात बदलेंगे, दौर बदलेगा और जब इनके ऊपर केसेस बनेंगे फिर इनकी चीखें होंगी और यही शख्स होगा इसके मुतालिक जो ये ऑल फॉल कहेंगे, फिर ये क्लिप्स आप संभाल के रखना कि ये कितना फरिश्ता सफ इंसान है। और उस वक्त जो इनकी बातें होंगी फिर ये भी आप जो है उसको भेजें। लेकिन एक और बात है कि ये नैब के चेयरमैन पे तो बात नहीं करना चाहता शहबाज शरीफ साहब। फिर आप मुझे बताएं कि आपने फिर इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक क्यों उनसे बात की? आप कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब के ऊपर केसेस हैं, हम बात नहीं करना चाहते। आपके अपने वज़रा जो कि अमरीत के दौर के थे, आप लॉ मिनिस्टर को देख लें, मुशर्रफ का लॉ मिनिस्टर था कि नहीं था? सही। जो अमरीत की कानून साजी कर रहा था, आमिर को बता रहा था कि ऐसे कानून लेके आओ जिसमें आपकी अमरीत और मजबूत हो जी। इनको पूरे पीटीआई में कोई शख्स नहीं मिला, पूरे इत्तेहादियों में कोई शख्स नहीं मिला सिवाय उस शख्स के कि जो आमिर के दौर का था। अगर आप बात ऐसे करते हैं फिर आप अपने उसमें भी तो देखें कि आपने कौन कौन से ऑपोजिशन का एतराज अपनी जगह मौजूद है, लेकिन हुकूमत ऑपोजिशन से बात नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब। सदाकत अली अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे और अब देखते हैं चेयरमैन नैब को हुकूमत रीअपॉइंट करवाने में कामयाब होती है या नहीं। और प्रोग्राम के आखिर में कुछ कराची का जिक्र करते हैं। कराची में 6 साल पहले यानी 2016 में शुरू होने वाला ग्रीन लाइन बस मंसूबा शहरियों के लिए एक सुहाना ख्वाब बन गया है। सरजानी से गुरुमंदिर तक 14 अरब रुपए की लागत से बनने वाले इस मंसूबे को 1 साल में मुकम्मल होना था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। फिर प्रोजेक्ट के रूट में तब्दीली की गई, इसे जामा क्लॉथ तक बढ़ाया गया तो इसकी लागत 18 अरब हो गई और फिर ताख़ीर और मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इस मंसूबे की रकम बढ़ते हुए 26 अरब तक पहुँच गई। मंसूबे को नून लीग के दौर की हुकूमत में मुकम्मल होना था, लेकिन ये मुकम्मल ना हो सका। फिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, गवर्नर सिंध और वफाकी वज़रा की जानिब से कई बार इस मंसूबे के इफ्तिताह की तारीखें दी गई, ऐलानात और दावे किए गए, लेकिन ग्रीन लाइन के इफ्तिताह की डेडलाइन हमेशा चेंज होती रही। कभी 2020 से मुतालिक कोई तारीख दी गई, कभी 2021 से मुतालिक कोई तारीख दी गई और अब वफाकी हुकूमत की जानिब से प्रोजेक्ट में दी जाने वाली 80 बसों में से 40 बसें कराची पहुंच चुकी हैं, जिसके बाद वफाकी हुकूमत 1 साल में मुकम्मल होने वाले मंसूबे को 6 साल बाद मुकम्मल करने का ऐलान कर रही है। लेकिन ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट का फेज़ 2 अभी भी नामुकम्मल है। ग्रीन लाइन मंसूबे को इब्तिदा में सरजानी से गुरुमंदिर तक रखा गया था, जिसे बाद में बढ़ाकर KMC बिल्डिंग तक बढ़ाने का फैसला किया गया। ग्रीन लाइन मंसूबे के डिज़ाइन में 4 बार तब्दीलियां की जा चुकी हैं, जिसके बाद कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी हुक्काम की जानिब से ग्रीन लाइन मंसूबा जून 2019 में मुकम्मल होने की हतमी डेडलाइन दी गई।
मंसूबे के डिज़ाइन में बार बार तब्दीली की वजह से मंसूबे की तकमील में ताख़ीर, फिर 2018 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने के बाद वफाक और सिंध हुकूमत की सियासत की वजह से मंसूबा अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। 2016 में ही कराची में सिंध हुकूमत की जानिब से ऑरेंज, रेड, ब्लू और येलो लाइन्स जैसी कई कलर्स की बस लाइन्स चलाने का ऐलान किया गया था, लेकिन इन तमाम प्रोजेक्ट्स में सिर्फ ऑरेंज लाइन ही एक ऐसा वाहिद मंसूबा है जिस पर हुकूमत ने काम शुरू किया, लेकिन उस पर भी काम मुकम्मल नहीं किया जा सका। जबकि बाकी मंसूबों में से किसी भी एक सर्विस की बस कराची की सड़कों पर आना तो बहुत दूर की बात, किसी प्रोजेक्ट पर काम भी शुरू नहीं किया गया। इसी साल के आगाज़ में 15 फरवरी को हमारी प्रोग्राम बस बहुत हो गया में वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध ओवैस कादिर शाह यकीन दिलाया था कि सिंध हुकूमत के प्रोजेक्ट रेड लाइन की ग्राउंड ब्रेकिंग मार्च 2021 के एंड में हो जाएगी, और जिन बसों का पीपल्स पार्टी ने माजी में वादा किया था वो भी 8 महीने से बहुत पहले ही आ जाएंगी। क्या कहा था उन्होंने फरवरी 2021 में, ज़रा ये देखिए। पाकिस्तान में तो ऐसी कोई नहीं है, एशिया में भी ऐसी कोई नहीं है जो मेरे शहर कराची में कंस्ट्रक्शन के फेज़ में जाने वाली है, जिसका मार्च के एंड में हम इंशाल्लाह ग्राउंड ब्रेकिंग करेंगे, जो यूनिवर्सिटी रोड से स्टार्ट होगी और नुमाइश तक जाएगी, जहाँ तक ग्रीन लाइन एंड होती है। रेड लाइन प्रोजेक्ट है, जो बसेस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वादा था, जो प्रॉमिस था, वो अब प्रॉमिस पूरा करने हम जा रहे हैं। ये हमारी जो नई स्कीम आ रही है ये 2021 में ऑन ग्राउंड होगी इंशाल्लाह। अब अगर मैं आपको ये कह दूं कि मैं 4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद बसेस आ जाएंगी, 8 महीने से तो बहुत पहले आएंगी। तो फरवरी से अक्टूबर में 8 महीने पूरे होने जा रहे हैं, वादे अब तक वफा नहीं हुए। कराची के लोग इन वादों के वफा होने के अभी भी मुंतज़िर हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।